हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रीजनिंग में चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है डाइस। और इसके पहले 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर था काउंटिंग ऑफ फिगर्स एंड सेकंड चैप्टर था क्लॉक से रिलेटेड, और थर्ड चैप्टर आज डाइस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला वीडियो है तो हम लोग इसके बारे में बेसिक चीज़ें क्लियर करेंगे। क्या क्या चीज़ें कुछ चीज़ें तो आप पहले से जानते होंगे और कुछ आपको जानने को मिलेगा नई चीज़ें। सो स्टार्ट किया जाए। डाइस में यदि टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो इसको टोटल 5 टाइप में मैंने बांटा हुआ है, जिसमें से सारे क्वेश्चन आपके जो हैं लगभग इन्हीं टाइप्स में कवर हो जाते हैं। यदि बात की जाए टाइप 1 की तो इसमें मैंने लिखा हुआ है आइडियल डाइस, हिंदी में इसको आदर्श डाइस बोलते हैं। टाइप 2 में मैंने लिखा हुआ है जब 2 कॉमन दिखें। क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं क्या है इस टाइप में। सपोज करिए 2 क्यूब को हम लोग ऑब्जर्व करें। यहाँ 2 3 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 3 6 लिखा हुआ है। जब कोई ऐसा क्यूब कभी भी दिखेगा, कहीं भी क्यूब दिखे, आप उसमें कॉमन डिजिट या कॉमन डायग्राम जो भी बना रहे हैं, अभी तो मैंने डिजिट लिखा है, कभी कभी अल्फ़ाबेट लिखेगा, कभी कभी अल्फ़ा जो है उसका हैश ऐसा कुछ बना रहता है। तो फाइनली जो हम लोग ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। कॉमन चीज़ देखेंगे कि क्या क्या है। 2 को देखते हैं, ऑब्जर्व किया जाए क्या इसमें है, तो 2 नहीं है। 3 देखिए, हाँ 3 है। 5 देखिए, 5 भी है। तो हमने देखा क्या, 2 चीज़ें कॉमन दिख रही हैं। तो हमेशा एक चीज़ इसका कंक्लूजन याद रखिए, सिर्फ एक कंक्लूजन निकलता है कि बची हुई डिजिट्स एक दूसरे के अपोजिट होंगी। कंक्लूजन क्या निकला, बची हुई डिजिट्स। तो बचा कौन कौन सा है, 2 बचा है एंड 6 बचा हुआ है। तो कंक्लूजन निकला कि 2 एंड 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगी। इसके अलावा और कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। तो आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि जब 2 चीज़ें कॉमन आती हैं तो केवल एक कंक्लूजन निकला है, 2 और 6। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम लोग कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे और संभावनाएं हो सकती हैं कि उसके अपोजिट हम लोग न बता पाएँ कोई क्लियर आंसर। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, अगर पूछा जाए कि 5 के अपोजिट क्या होगा, ऑप्शन तमाम जो दिए रहेंगे। अब हमें पता है कि जब 2 चीज़ें कॉमन दिख रही हैं तो जाहिर सी बात है 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, इतना हमें पता चला। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है 5 के अपोजिट क्या होगा। तो यदि ऑप्शन में दिया हुआ है 2 4 3 1, 5 के अपोजिट क्या नहीं होगा ये हमें पता है कि 6 और 2 तो नहीं होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट वाली डिजिट हैं। तो अगर इसमें 6 या 2 कोई ऑप्शन दिख रहा है वो तो नहीं होगा, मतलब 2 दिखा तो 2 तो कभी आंसर नहीं होगा। इसके अलावा 5 के बगल वाली डिजिट्स कभी इसके अपोजिट तो हो नहीं सकती। एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये 2 डाइस है, एक ही डाइस को जो है रोटेट करके पलट के किसी तरीके से रखा गया है। ये 2 डाइस अलग अलग नहीं है, एक ही डाइस की अलग अलग कंडीशंस दी गई। तो हमने देखा क्या कि 5 के अपोजिट क्या क्या नहीं और होगा, इसके बगल वाली डिजिट्स नहीं हो सकती। 3 और 2 नहीं हो सकता, तो 3 कहीं ऑप्शन में दिया तो उसको भी कट कर दीजिए। 2 तो ऑलरेडी कट आउट है ही। अब जरा इस टाइप में देख लीजिए, 5 के बगल में 6 एंड 3 दिख रहा है, तो 6 यदि ऑप्शन में रहता तो उसको भी कट कर देते हैं, क्योंकि इसकी बगल वाली डिजिट तो कभी इसके अपोजिट पॉसिबल है नहीं। तो बचा क्या, 4 एंड 1। एक चीज़ ध्यान रखिए कि इन दोनों में हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि 5 के अपोजिट साइड में क्या होगा। तो आंसर अपना एग्जैक्ट क्या होगा, 4 और 1। या तो 4 होगा या तो 1 होगा। या तो यदि ऑप्शन में दिया है डाटा इज अनसफिशिएंट तो हम उसे टिक मार्क करेंगे। तो इस तरीके से 2 ऑप्शन दिए रह सकता है। 4 और 1 दिया तब तो बहुत अच्छा है, हम उसी को टिक मार्क करेंगे। यदि वो नहीं देगा तो बोलेगा डाटा इज अनसफिशिएंट, मतलब और डाइस बना के दीजिए तभी कुछ आगे हम लोग प्रोसीड कर पाएंगे कि 5 के अपोजिट क्या होगा। सिर्फ 2 डाइस से हम आंसर नहीं दे सकते, इसीलिए एग्जामिनेशन कभी 4-4 डाइस बना के देगा और तमाम क्वेश्चन बनते हैं। तो हम उससे भी क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। फिलहाल टाइप सीख रहे हैं तो टाइप 2 में इतना ही है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें और इस वाले टॉपिक को जरूर सोचें कि 5 के अपोजिट साइड पूछा है तो हम लोग क्या इस चीज़ को कंक्लूजन निकाल रहे हैं। कंक्लूजन ये निकला कि जब 2 चीज़ें कॉमन दिखेंगी तो सिर्फ एक पॉइंट पे ध्यान देना है कि बची हुई डिजिट्स
एक दूसरे के विपरीत होती हैं। बाकी अदर चीज़ें हमें कंक्लूजन नहीं निकल रही हैं। जैसे 5 के अपोजिट बताना है तो कंक्लूजन हमें कुछ नहीं निकला, सिर्फ इतना निकला कि 4 और 1 में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो टाइप 2 में बस इतना ही है। टाइप 3 की तरफ चलते हैं। टाइप 3 में मैंने लिखा हुआ है जब एक कॉमन दिखे। क्वेश्चन के थ्रू देखा जाए, 2 डाइस कभी आप ऑब्जर्व करें, अगर उसमें कुछ लिखा हुआ है 1 2 6 एंड इसमें 4 2 3, जब भी डाइस दिखती हैं तो हम लोग नंबर ऑफ कॉमन डिजिट या अल्फ़ाबेट या जो भी बना हुआ उसको देखेंगे। 1 क्या इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 6 को देखा, 6 नहीं दिख रहा है। 2 को इसमें देखा तो 2 दिख रहा है फाइनली। जब एक चीज़ कॉमन रहे तो ध्यान से देखिए क्या अप्लाई करते हैं। पहले डाइस में 2 को जस्ट पकड़ा और उसको इसके अराउंड जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूवमेंट करेंगे तो 2 के बाद 1 दिखा और 6 दिखा। इसको जैसे दिख रहा है वैसे ही लिख लीजिए। अब दूसरे डाइस में भी यही करेंगे, 2 को पकड़ा जस्ट और उसके अराउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर गए तो क्या कंक्लूजन निकला? इसके बाद 3 दिख रहा है और 4 दिख रहा है। लिखने के बाद जो चीज़ें अपवर्ड और डाउनवर्ड दिख रही हैं वो एक दूसरे का अपोजिट साइड होती हैं। ये चीज़ हमें कंक्लूजन निकला और ट्रिक के थ्रू हमने जाना, क्योंकि ये एक ही डाइस है उसको अलग अलग तरीके से पलट के रख दिया गया है तो ये कंक्लूजन निकलता है। बाकी 2 के अपोजिट क्या होगा, ये चीज़ हम अगर कॉमन सेंस यूज़ करें तो पता है कि 1 से 6 तक ये है। अब बाकी 4 चीज़ें तो हमें दिख गई, 5वां सरफेस भी पता है 2 है, तो 6ठा सरफेस जो डिजिट बच जाएगा वही तो होगा 2 के अपोजिट। ज़रा ध्यान दीजिए, यदि 2 के अपोजिट बताना है तो हमें पता है कि 1 और 3 तो नहीं होगा कभी, 4 और 6 तो नहीं होगा क्योंकि ये तो आपस में अपोजिट है, तो 2 के अपोजिट तो कभी होंगे नहीं। तो फाइनली जो बच जाएगा, यही क्वेश्चन ज़्यादातर बार आता है, तो जो बच जाएगा वही 2 के अपोजिट जाएगा। जरा देखिए कौन सा बचा है। 1 2 भी दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, मतलब 5 नहीं दिख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सोचिए कि मैंने क्या चीज़ इसमें अप्लाई किया। जो बच जाएगा वही 2 के अपोजिट होगा। अब कुछ अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट बना दिया जाए या तो कुछ डायग्राम बनाया जाए। लिखा हुआ है यहाँ पे A, यहाँ पे स्टार बना हुआ है और इधर साइड में हैशटैग बना हुआ है। यहाँ पे देखा जाए तो स्टार दिया है, B और D ऐसे लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछे कि स्टार का अपोजिट बताइए, A के अपोजिट बताइए, हैशटैग के अपोजिट बताइए, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ध्यान दीजिए, जब भी डाइस दिखेंगे तो हम लोग उसमें कॉमन फिगर के बारे में सोचते हैं। पहले ए को जरा ढूंढिए, दोनों में कॉमन है क्या? नहीं है। फिर आप स्टार को जरा खोजिए तो स्टार कॉमन है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। अब अगली चीज़ हैश ढूंढिए, नहीं। तो दोनों डाइस में सिर्फ एक चीज़ कॉमन दिख रही है, मतलब अपना टाइप 3 का क्वेश्चन है। टाइप 3 में हमने क्या सीखा था कि जो कॉमन है उसे जस्ट इस टाइप से लिख लीजिए और उसके अराउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमिए। तो आपको क्या क्या मिला? स्टार के बाद हैशटैग, उसके बाद ए। यहाँ पे स्टार के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे तो स्टार के बाद क्या मिला? बी दिखा और बी के बाद डी। पेयरिंग कर लीजिए, बी हैशटैग के अपोजिट हो जाएगा तो हैश वाला क्वेश्चन का तो आंसर बी हो गया और ए के अपोजिट डी हो जाएगा, ये आंसर हो गया। स्टार के अपोजिट क्या होगा? जरा आप ध्यान दें, ये डिजिट वाले क्वेश्चन नहीं है कि 1 से 6 के बीच में ही होंगे। इसके अलावा हम स्टार के अपोजिट कौन सा डायग्राम है कि अल्फ़ाबेट है या तो डिजिट है, क्या है हमें पता नहीं। तो फाइनली हम लोग बोलेंगे कि डाटा अनसफिशिएंट। तो इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखिए और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब ये इसके नीचे जो क्वेश्चन हो सकता है ये सब ना आए क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो डाटा अनसफिशिएंट है, तो इससे ज़्यादा डाइस बना के देंगे तो ही हम इसको आगे जो है कुछ कंक्लूजन निकाल पाएंगे। सिर्फ 2 डाइस के बेसिस पे नहीं निकाल सकते, इसलिए एग्जामिनेशन में 3 या 4 डाइस बना के देगा और तमाम क्वेश्चन आते हैं। तो फाइनली टाइप 3 के लिए इतनी प्रैक्टिस जो है हमने की। आगे बढ़ते हैं टाइप 4 की तरफ।
टाइप 4 में लिख दिया है मैंने कि पेंटिंग ऑफ डाइस। इसको ज़रा देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से डाटा दिया रहेगा कि कोई बड़ी डाइस है जिसे पेंट किया गया और उसके बाद उसको स्लाइस किया जा रहा है, कट किया जा रहा है कई हिस्सों में, और उन छोटे छोटे जितने भी नंबर ऑफ डाइस बनेंगे उनसे रिलेटेड पूछेगा कि ऐसी कितनी डाइस बनेंगी छोटी डाइसेस जिसका कि सिर्फ एक सरफेस कलर्ड हो, ऐसी छोटी डाइसेस कितनी बनेंगी जिनका 2 सरफेसेस कलर्ड हो, 3 सरफेसेस कलर्ड हो, या तो कोई भी सरफेस कलर्ड ना हो। तो इसके लिए फार्मूले जो लगते हैं उसे मैंने लिख रखा है। ज़रा देखते हैं क्या है। कोई बड़ी डाइस है और सपोज़ किया इसकी, अब डाइस में सभी लेंथ इक्वल होती है। सपोज़ किया 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, दिया है एग्जामिनर ने, और इसको कट किया जा रहा है छोटी डाइसेस में जिनकी साइड की लेंथ 2 है। ठीक, बोला गया कि बड़ी डाइस जिसकी साइड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है उसको रेड कलर से पेंट किया गया, और उसको छोटी डाइसेस जिनकी साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर है उनमें कट किया गया। तो बताइए कि ऐसे कितने सरफेसेस होंगे जिनका सिर्फ एक फेस या एक सरफेस जो है कलर्ड होगा। तो उसके लिए फार्मूला लगता है 6 × n-2 टू द होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखा हुआ है n क्या है, इस पे ध्यान दीजिए। n = बड़े साइड की लेंथ अपॉन छोटे क्यूब के साइड की लेंथ। तो जाहिर सी बात है n हमेशा क्या होगा, 1 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि बड़े साइड की लेंथ हमेशा ज़्यादा है और नीचे जो है जो भी है फाइनली आप n को फाइंड आउट करना सीखिए। अब यदि क्यूब का साइड निकालना है, एग्जामिनर चाहे जो दे, टोटल सरफेस दे दे, टोटल सरफेस एरिया, तमाम चीज़ें दे देगा, आपको साइड की लेंथ से मतलब रहना चाहिए कि कितना आ रहा है। बड़े साइड की लेंथ रखा अपॉन छोटे साइड की लेंथ। दूसरी चीज़, ऐसे कितनी डाइसेस होंगे जिनकी जो सरफेस कलर्ड होंगी, तो 12 × n-2। 3 सरफेसेस कलर्ड होंगी, ये सिर्फ 8 हैं, वो भी 8 कोने होते हैं। तो हमेशा कोई भी क्वेश्चन कहीं भी दिखे कि 3 सरफेसेस, तो इसका आंसर हमेशा आप याद रखिए कि 8 होता है। वो भी 8 जो कॉर्नर वाले डाइस बनते हैं वही हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़रा ध्यान दें। एक तो यहाँ पे कॉर्नर दिख रहे हैं 4, और ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन में जस्ट पीछे की तरफ 4 2 6, ये 7, और यहाँ जो हमें नहीं दिख रहा है जस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा कहीं ना कहीं। तो 8 जो इसके कॉर्नर्स हैं वही ऐसे डाइसेस बनती हैं जिनके 3 सरफेस कलर्ड हो। अब उसके बाद कोई भी सरफेस कलर्ड ना हो, उसका फार्मूला क्या है, n-2⁴। तो कोई भी कलर्ड ना हो, इसका संख्या हमेशा ज़्यादा इसलिए आता है क्योंकि ज़्यादातर डाइस होंगे जो अंदर होंगे, और वहाँ तक कलर तो पहुँच नहीं सकता क्योंकि कलर तो बाहरी सरफेस पे किया जाता है। तो इस तरीके से हमें ये फार्मूला जो है याद होना चाहिए, अदरवाइज एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, टाइम वेस्ट होगा आपका। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अपने नोट्स में इसको इंक्लूड कर लें। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि एक डाइस जिसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको छोटे डाइस जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, साइड की लेंथ में कट किया जा रहा है। तो बताइए कि ऐसे कितने डाइस होंगे जिनकी कोई भी सरफेस कलर्ड ना हो। अगला चीज दें, जिनका सिर्फ एक सरफेस कलर्ड हो। फाइनली 2 क्वेश्चन हम पुट करते हैं और इसी के थ्रू जो है अप्लाई करते हैं फार्मूले में। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है वॉल्यूम दिया है बड़े डाइस का, तो इसके थ्रू हम लोग इसका साइड निकाल सकते हैं। आपको एक फार्मूला पता रहना चाहिए कि डाइस की वॉल्यूम क्या होती है, a⁴, जहाँ a उसकी साइड लेंथ है, जिसकी वैल्यू दे रखा है, कितना है 64। तो a कितना हो जाएगा, √64, जिसकी वैल्यू क्या होती है 4 सेंटीमीटर। फाइनली हमने देखा कि बड़े वाले डाइस की साइड की लेंथ 4 है और छोटे वाले डाइस की साइड की लेंथ दिया हुआ है
सपोज करिए यहाँ पे 2 दिया है, क्योंकि 4 लिख रखा है मैंने, जो कि गलत है। 2 सेंटीमीटर। अब n की वैल्यू पता कर लेते हैं क्या होगा। n बड़े साइड की वैल्यू रख दिया अपॉन छोटे साइड जिसकी 2 दिया हुआ है, तो इसको फाइंड आउट किया, n की वैल्यू 2 आ गई। क्वेश्चन है पहला कि कोई भी सरफेस कलर्ड ना हो, इसका फार्मूला क्या होता है, n-2 टू द पावर 3। यहाँ पे 2 रखा, पावर 3 लगाया, आंसर आ गया 8। मतलब कोई भी सरफेस कलर्ड ना हो, ऐसे डाइसेस की संख्या 8 आ रही है। अगला क्वेश्चन, जिनका सिर्फ एक सरफेस कलर्ड हो, तो इसका फार्मूला क्या है, 6 इंटू n-2 दी होल स्क्वायर। इसमें ज़रा n की वैल्यू 2 पुट कर दिया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो है ऐसी डाइसेस 0 बनेंगी। अब 0 बन कैसे रही हैं, आप जो है डायग्राम बना के थोड़ा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक सरफेस कलर्ड हो ऐसी कोई भी डाइस नहीं बनेगी। ये 0 है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, और 0 जैसे ही आता है लोगों को लगता है कि ये हमारा गलत हो गया है, या तो हम फार्मूला भूल चुके हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि डाउट होने लगता है। तो आप एक चीज़, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन मैंने कराया कि एक सरफेस का आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, इसको मैं समझा देता हूँ। सपोज करिए कि यही डाइस है, इसको मैं सीधे से डाटा वैल्यू पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर बड़े बड़े साइड की लेंथ है और छोटे वाले डाइस की 2 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है कि छोटा वाला डाइस जो है, ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी 4 है तो 2 वाला यहीं तक आएगा। तो एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि सामने के सरफेस पे तो 4 ही चीज़ें फिट ही हो रही हैं, वो भी कॉर्नर वाली ही है। ठीक है, सिमिलरली इधर भी, इधर भी। तो इस तरीके से आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ढेर सारी डाइस नहीं बन रही, सिर्फ साइड को 2 ही हिस्सों में ही डिवाइड हो पा रहा है। तो जाहिर बात है आंसर भी कम ही आएगा। जिनकी ये सिर्फ एक सरफेस कलर्ड हो उसका आंसर 0 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 8 कॉर्नर ही हैं। 8 कॉर्नर क्या होते हैं, 3 सरफेसेस कलर्ड वाले होते हैं। तो एक सरफेस वाले तो 0 जाहिर सी बात है होंगे ही, तो आंसर भी 0 आ रहा है। तो फार्मूला पूरी तरीके से आपको सीखना है कि किस तरीके से अप्लाई करना होता है, और फार्मूले को आपको याद करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है, याद होना चाहिए। लास्ट वन, जिनके 2 सरफेस कलर्ड हो जरा उनको देख लेते हैं। ये 12 इंटू n-2 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ 2 पुट करेंगे तो n की वैल्यू 2 पुट किया तो ये भी 0 आया। टाइप 4 में लास्ट में ऐसी कितनी डाइस होंगी छोटी वाली जिनमें 2 सरफेस कलर्ड होंगे, उसमें अप्लाई किया तो उसका भी आंसर 0 आया। तो इस तरीके से आपका टाइप 4 भी कवर हो गया। अब बढ़ते हैं टाइप 5 की तरफ। टाइप 5 में लिखा हुआ है ओपन डाइस, और ये जो टॉपिक है इसमें ऑप्शन की हेल्प लेने पे आपका टाइम काफ़ी बच जाता है। सो टाइप 5 पढ़ते हैं और ये लास्ट है। सो ओपन डाइस सिस्टम से रिलेटेड कुछ डायग्राम जैसे मैं बनाऊं कि किसी डाइस को ओपन किया जाए और टोटल 6 सरफेसेस को ऑब्जर्व किया जाए, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे यदि डिजिट लिखे हुए हैं 1 2 3 4 6 5, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। ओपन डाइस सिस्टम में इस डायग्राम के थ्रू तमाम क्वेश्चन पुटअप करेगा कि बताइए कि 4 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, कुछ भी पूछा जाए, 1 के अपोजिट क्या होगा, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए। तो ओपन डाइस सिस्टम में आपको कंक्लूजन कैसे निकालना है इसका मैं एक तरीका बता रहा हूँ, उससे ज़रा ध्यान से देखिए। अगर इस लाइन को देखा जाए, इसमें अगर हम बॉक्स बनाने की कोशिश करें, क्योंकि डाइस को ओपन किया गया है, तो जाहिर सी बात है इसको अगर हम फोल्ड करें तो डाइस बनेगी। तो यदि बॉक्स को यदि 3 डायमेंशन में बोला जाए कि मैं इसको डॉट डॉट बना रहा हूँ, मैं 4 वाले को ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है, तो ये सरफेस कहीं ना कहीं यहाँ आ गया, इसको मैंने खींचा तो 4 बाहर की तरफ आ गया। ठीक, अब जैसे ही इसको बाहर हमने खींचा, आप देखेंगे कि 3 जो है इसके नीचे की तरफ चला जाएगा और 6 जो है इस तरीके से चला जाएगा। इसको आप समझ पा रहे होंगे, जरा एक बार और ध्यान दीजिए। 4 को यदि बाहर की तरफ खींचेंगे तो जाहिर सी बात है 6 वाला जस्ट इस सरफेस पे जाएगा और 3 वाला निचली सरफेस पे जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमने
ये कंक्लूजन तो निकाल ही सकते हैं कि 6 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक, यदि समझने में दिक्कत होगा तो किसी कागज़ को आप अप्लाई कर सकते हो इक्वल जो है डिस्टेंस पे, क्योंकि क्यूब में साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, तो वैसे सरफेस भी आप इक्वली रख के उसको आप जरा अप्लाई करोगे तो फाइनली मिलेगा। नहीं तो आप सीधे सीधे याद भी कर सकते हो कि यदि 4 चीज़ें दिख रही हैं तो इस तरीके से। सिमिलरली 3 को यदि खींचा जाए तो 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। बाकी 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट इसलिए हैं क्योंकि यही दोनों बच चुके हैं, तो बचे हुए डिजिट्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो फाइनली जो जो क्वेश्चन है उनका आंसर हम लोग कैसे दे सकते हैं। 4 का पूछा गया तो जाहिर सी बात है 4 का आंसर 2 होगा इसके अपोजिट। 6 और 2 सॉरी यहाँ पे 4 के अपोजिट हो गया अपना 2, और क्वेश्चन है 5 के अपोजिट पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा 1, और 1 के अपोजिट 5। ऐसे ही अगर पूछा जाए कि 6 के अपोजिट बताइए तो 6 के अपोजिट 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक ओपन डाइस का क्वेश्चन है और इसके थ्रू आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला। ओपन डाइस में ये क्वेश्चन ज़रा देखा जाए, इसमें बोला गया है कि ये किसी डाइस को ओपन किया गया है और उससे रिलेटेड ऑप्शन दिया गया है कि इनमें से इसको ओपन डाइस को क्लोज करने पे कौन सी डाइस इसमें बनेंगी। ठीक है, और ऑप्शन इस तरीके से नीचे दिया है कि ए व बी दोनों, सी और डी दोनों, सिर्फ डी, सिर्फ ए, इस तरीके के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फिलहाल हमें कॉन्सेप्ट जो यूज़ करना है वो हमने अभी पहले देखा क्या कि अपोजिट डिजिट्स को हम पता कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे अपोजिट डिजिट्स को अगर देखा जाए 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं, और 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं, 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं। तीनों कंक्लूजन हमने रख दिया और इन क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करना है। तीनों कंक्लूजन को जरा अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, 2 और 4 अगर कहीं आसपास या अगल बगल दिख गए तो हम उस डाइस को सीधे कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों आपस में अपोजिट हैं, तो अगल बगल तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। फाइनली अप्लाई करते हैं, पहला चेक करते हैं और तीनों चीज़ को अप्लाई करेंगे, तीनों फॉलो करेगा तभी ये डाइस सही है। जरा इसमें देखा जाए 3 जो दिख रहा है इसके अपोजिट वाला इसके बगल में नहीं होना चाहिए, तो 3 के बगल में 5 नहीं है, तो मतलब चलिए ठीक है ये बच गया। 4 को चेक कर लें, 4 के अपोजिट 2 है तो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है 2, तो फाइनली ये भी ठीक है। 1 के अपोजिट 6 है, वो भी नहीं दिख रहा, मतलब ये चीज़ तीनों चीज़ को अप्लाई करके बच गया, तो ये तो है ठीक। तो उसको ऑफ कर दीजिए, ये चीज़ तो है, तो ये तो करेक्ट हो गया, तीनों चीज़ें इसमें अप्लीकेबल है। नेक्स्ट ऑप्शन बी चेक करते हैं। इसमें ये तीनों कंडीशन यदि अप्लाई हो जाएंगी तभी ये जो डाइस है सही बना है। जरा देखते हैं 2 और 4 अपोजिट हैं और यहाँ पे अगल बगल नहीं होने चाहिए 2 और 4। जरा 4 दिख रहा है तो 2 आसपास नहीं दिख रहा, मतलब ये तो ठीक है। 1 और 6 एडजस्टेंट पोजीशन पे नहीं होने चाहिए, 1 और 6 दिख ही नहीं रहा है तो इसकी बात ही नहीं है, मतलब डाइस ठीक है। 3 और 5 अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें 3 और 5 जो एडजस्टेंट या अगल बगल दे दिया गया है, तो फाइनली ये डाइस तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इसको फोल्ड करने पे ये इतना तो नहीं बनेगा, इतना सियोरिटी के साथ हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, सी को भी चेक किया जाए, जरा 1 दिख रहा है, 1 और 6 अपोजिट हैं तो 1 के बगल में कभी 6 नहीं दिखना चाहिए, तो फाइनली ये तो कट आउट हो गया पहले ही। 1 के बगल में 6 नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है। 5 देख, अब देखिए डी ऑप्शन को चेक करिए, 1 को जरा चेक करते हैं, 1 के अपोजिट 6 है तो बगल में 6 नहीं दिखना चाहिए, ठीक, ये बात सही है भाई, बगल में 6 नहीं दिख रहा है तो फॉलो हो गया। 5 को जरा चेक करते हैं, 5 के बगल में 3 नहीं होना चाहिए तो 3 दिख भी नहीं रहा है, तो ये भी ठीक है। 2 की बात की जाए, 2 के अपोजिट 4 है तो बगल में तो 4 कहीं नहीं होना चाहिए, तो फाइनली हमने देखा यहाँ पे